हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट टाइम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पहले से ही कहा था जब स्टार्ट हमने किया था कि हमारे पास कुछ एक गिने चुने ऐसे टॉपिक्स हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन भी उसमें ही है। फर्टिलाइजेशन भी हमें 5 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन टॉपिक तक जो मैंने करवाए पीछे, और ये हमारा लास्ट ऐसा टॉपिक है जो 5 मार्क्स में आता है। इसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो 3-3 मार्क्स के ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की सारी चीजें हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। सबसे पहले है डिस्कवरी के। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस? ठीक है, तो एंटोन वॉन लीवनहॉक एक साइंटिस्ट है, 1683 में उसने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास उसका मीनिंग क्या है? फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम उनकी मिक्सिंग कराता है, फ्यूजन कराता है और हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आपको पता है हम इंडिविजुअल जो ह्यूमंस हैं हम डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? हमारे सेल में क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सारे के सारे पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और गैमेटोजेनेसिस जो हमने किया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसमें हैप्लॉइड स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड स्पर्म बन रहा था, oogenesis में हैप्लॉइड ओवम बन रहा था। इनके हैप्लॉइड बनने का रीजन क्या था? क्योंकि इन दोनों ने फ्यूज करके एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। ठीक है, तो डिप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम बनते हैं। ठीक है, बनते किस में है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेगा, oogenesis में ओवम बनेगा और ये दोनों फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। सिंगल स्पर्म या सिंगल ओवम कभी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। सिंपल आपने याद रखना है, स्पर्म और ओवम की मिक्सिंग होगी, फ्यूजन होगी, तो हमारे पास उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब उसके बाद फिर से मैंने लिखा मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, मतलब जो ये हमारे पास स्पर्म, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया था। हेड के केस में न्यूक्लियस था, तो ये जो न्यूक्लियस है और ओवम के केस में जो न्यूक्लियस था, इन दोनों न्यूक्लियस की फ्यूजन होनी होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो है फ्यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर आपने लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा होगा कि वो आउटसाइड द बॉडी मतलब वाटर में फ्यूजन होती है, लेकिन ह्यूमंस के केस की बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है। पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है। एक साइड की मैं बना रही हूँ, दूसरी साइड, चलो दूसरी साइड भी बना लेती हूँ। इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये वाला जो पोर्शन है एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एग था ना, ओवम, ओवरी था, ओवम नहीं था, ओवरी थी। यहाँ से एग रिलीज होता है, यहाँ से स्पर्म्स, ये आगे मैं बताती हूँ प्रोसेस में। तो ये साइट अभी सिर्फ याद रखो, ये वाला पोर्शन जो एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब है वहां पे होती है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। ठीक है, इतना याद रखो। अब मैं बताऊंगी कि यहाँ तक किस तरह से स्पर्म्स पहुंचते हैं, वो हमारा अगले वाला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ तक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है हमारे पास 3 मेन स्टेप्स में रन करता है। अराइवल ऑफ एग, अराइवल ऑफ स्पर्म और कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अराइवल ऑफ एग। इसका क्या मतलब है? पहले यही जो मैंने रफ डायग्राम बनाई है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझते हैं। देखो, अराइवल ऑफ एग का मतलब कि जैसे कि ये है साइट, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। साइट का मतलब ये है हमारे पास लोकेशन, ये है पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे होनी है फर्टिलाइजेशन। ओवम कहाँ बनता है? इस ओवरी में बनता है। यहां से ओवरी से ओवम बना, ओवम रिलीज होके यहाँ पहुंचा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अराइवल ऑफ एग। कि ओवरी में ओवम बना और रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अराइवल ऑफ एग। अब मैंने आपको टीएस ऑफ ओवरी या फिर oogenesis भी करवाया या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी किया। आपको मैंने बताया कि ओवल्यूशन होती है। ओवल्यूशन मैंने एक ही वर्ड लिखा है, ओवल्यूशन। ये किस चीज को इंडिकेट करता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी।
ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही रिलीज होता है। और ये भी मैंने बताया था किसके इन्फ्लुएंस के अंडर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर जो है ओवल्यूशन होती है, या फिर एग जो है ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवल्यूशन होगी। ओवल्यूशन मतलब यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, आगे फिम्ब्रॉय, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं फैलोपियन ट्यूब की, उसने क्या किया, रिसीव किया किसको, एग को। उसके बाद रिसीव होने के बाद जो एग था यहाँ से रिसीव हुआ, ये वाला एम्प्यूला वाला रीजन, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, एम्प्यूला वाला रीजन, वहां पे आके एग जो है वो रेस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि एग आके बैठा रहेगा वहां पे कुछ दिनों तक, वो सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स तक वायबल रहता है, 72 आवर्स। लेकिन 72 आवर्स में भी वो फ्यूज नहीं कर सकता। फ्यूज वो 24 या मैक्सिमम हो तो 48 आवर्स, मतलब या तो 1-2 दिन या 3 दिन से ज्यादा वो फ्यूज नहीं करता। रहता वो 72 आवर्स, 4 दिन तक वो वायबल रहता है, लेकिन उसकी फ्यूजन की कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती जाती है। ठीक है, 24 आवर्स में मैक्सिमम फ्यूजन के चांसेस रहते हैं, 48 में थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अराइवल ऑफ एग का मतलब समझ आ गया, ओवरी से रिलीज हुआ, एम्प्यूला तक पहुंचा। ठीक है, अब दूसरा है अराइवल ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म कहाँ से आने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल से, इन शॉर्ट बोल दो मेल से। अब मेल से फीमेल में स्पर्म्स कौन से प्रोसेस से आते हैं, कोपुलेशन। ठीक है, या तो उसको कोपुलेशन या हम क्या बोलते हैं, कोइटस। इस कोपुलेशन को ही कोइटस बोलते हैं। जब मेल और फीमेल कोपुलेशन शो करेंगे, मेल पेनिस से जो स्पर्म्स है या सीमेन बोलो, उसको डिस्चार्ज करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ वजाइना है, यहाँ सर्विक्स है, तो यहाँ से स्पर्म्स रिलीज हुए। अब ये स्पर्म्स जो हैं इनको भी एम्प्यूला तक पहुंचना है। ठीक है, अब स्पर्म्स यहाँ से पूरा ट्रैवल करके आएंगे यहाँ एम्प्यूला तक। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अराइवल ऑफ स्पर्म्स। अब जो अराइवल होता है जब सिंगल इजैकुलेशन होती है, कोपुलेशन के दौरान जो सिंगल इजैकुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 0.3 मिलीलीटर, सिर्फ कितना सीमन होता है, 0.3 मिलीलीटर। और उस 0.3 मिलीलीटर सीमन में 200 से 400 मिलियन, 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं जो यहाँ पे रिलीज हुए हैं, जस्ट अभी वजाइना में या फिर मान लो सर्विक्स में रिलीज हुए। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है एसिडिक मीडियम होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। आधे से ज्यादा स्पर्म्स की किलिंग हो जाती है यहीं पे। और फिर जब यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं यहाँ पहुंचने तक, फिर आधे से ज्यादा स्पर्म्स यहाँ पे किल हो जाते हैं। मतलब अगर 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स यहाँ रिलीज हुए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 100 स्पर्म्स पहुंचेंगे, बाकी जो है यहाँ पे किल हो जाएंगे। अब एक बात आती है, थोड़ा आपसे हाई लेवल का है, कि स्पर्म्स को कैसे पता चलता है कि हमने एम्प्यूला पे जाना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं, 2 ओवरीज हैं, तो 1 महीने में एक ही फैलोपियन ट्यूब में बनता है या एक ही ओवरी में एग बनता है। तो स्पर्म्स को कैसे पता चलेगा कि हमने इस फैलोपियन ट्यूब में जाना है या इस फैलोपियन ट्यूब में जाना है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझ लो। जो ओवम है, ओवम ना कुछ एक केमिकल्स रिलीज करता है। केमिकल, आपने फिरोमोन्स का नाम सुना है, हम फिरोमोन्स यहाँ यूज नहीं कर सकते, बट ओवम जो है कुछ एक केमिकल रिलीज करता है जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म इसीलिए कुछ एक स्पर्म, जैसे कि यहाँ अगर ओवम में कुछ एक स्पर्म इस साइड भी जाएंगे बट बड़े कम जाएंगे, मैक्सिमम स्पर्म इसी की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ओवम जो है केमिकल रिलीज करता है जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसी की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो मूव करके एम्प्यूला तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अराइवल ऑफ स्पर्म हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन जो है ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जब स्पर्म्स बनते हैं फिजिकली भी इनएक्टिव होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये टेस्टिस थे, टेस्टिस के बाहर एपिडाइडमस था, एपिडाइडमस में फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। फिजिकली एक्टिव का मतलब क्या था कि उसमें टेल डेवलप हो जाती है, मूवमेंट आ जाती है, बट फिजियोलॉजिकली वो इनएक्टिव रहते हैं। फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव का मतलब कि उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी ओवम के साथ फ्यूज कर सके। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यहाँ स्पर्म रिलीज हुए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो वो क्या, एसिडिक मीडियम में स्पर्म्स की हेड पे जो एक्रोजोम था ना, एक्रोजोम के ऊपर कुछ एक केमिकल्स हैं, उनको रिमूव करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो केमिकल हैं वो रिमूव हो जाते हैं और स्पर्म्स जो हैं फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ओवम के साथ फ्यूज होने के काबिल बन जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो स्पर्म थे
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद उनके ऊपर से केमिकल जो है रिमूव हो जाते हैं और स्पर्म्स जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इसके बाद हमने करना है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझ के आप तैयार कर लेना, हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर जिसको क्या बोला जाता है, फिजिकल केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब फिजिकली किस तरह से स्पर्म्स अटैच होने की कोशिश करते हैं और क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब स्पर्म फ्यूज करता है। ठीक है, अब जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास 5 स्टेप में रन करता है। सबसे पहला एक्रोसोम रिएक्शन, दूसरा कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा स्पर्म एंट्री इनटू द एग, उसके बाद नेक्स्ट है कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस, और लास्ट है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एग। अब इन सारे स्टेप्स को हम अलग अलग से करते हैं। सबसे पहले जैसे है एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्रोसोम रिएक्शन। आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो करवाया था, इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म था। यहाँ पे न्यूक्लियस था और टिप पे क्या था, एक्रोसोम था। आपको अगर याद हो, हेड, मिडल पीस और टेल जो था, इसमें ये न्यूक्लियस था, ये एक्रोसोम था। ठीक है, अब जो एक्रोसोम है मैंने बताया था गोल्गी बॉडी से बनता है। एक्रोसोम में होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, जिनको हम हाइलोरुनिडेज भी बोलते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उनका काम क्या होता है, जो ओवम था, ओवम अगर याद हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन जोना पेल्यूसिडा, और बाहर ये विलाइज वाला क्या था हमारे पास, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसकी ये मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जो ये एक्रोसोम है या फिर इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो इन वॉल्स को रप्चर करने में रोल प्ले करता है। किस किस को, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेल्यूसिडा को। इनको रप्चर, क्योंकि स्पर्म ने एंटर करके यहाँ जाना है न्यूक्लियस के पास, यहाँ जाके होनी है मिक्सिंग, तो ये जो वॉल्स हैं इनको रप्चर करने में कौन रोल प्ले करता है, हाइलुरोनिडेज, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म में। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एक्रोसोम है स्पर्म की टिप पे, एक्रोसोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व, बाहर वाली लेयर को डिसॉल्व करेंगे, जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करेंगे और एंटर कर जाएंगे इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब एक स्पर्म, मान लो एक स्पर्म यहाँ एंटर कर गया, उसके बाद ये पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये जो एग है इसकी पोलैरिटी को बिल्कुल चेंज कर देंगे ताकि कोई और स्पर्म आके एंटर ना कर सके। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में फिर यही आपने याद रखना है, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म जो है कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करेगा जो वॉल्स को डिसॉल्व करेगा और स्पर्म की एंट्री को इनिशिएट या हेल्प करेगा। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन में हमने यही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन। अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मैंने बताया था, इस तरह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब जब स्पर्म एंटर कर गया, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ चुका है, फ्यूज नहीं हुआ अभी, जस्ट एंटर हुआ है, तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस तरह से थे ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपस में फ्यूजन शो करेंगे, जिसकी वजह से जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, बाकी स्पर्म्स एंटर नहीं हो सकेंगे। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिक्स हो जाएंगे, मिक्स नहीं फ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाएगी और पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री जो है, स्पर्म एंट्री किस तरह से होगी, अब जो ये ओवम होता है, जैसे कि मैं यहाँ बना रही हूँ, ओवम है जो हमारे पास, ये क्या करता है, कुछ एक विलाई लाइक, जैसे कि यहाँ से ना एक विलाई, इस तरह से विलाई लाइक बनाएगा या माइक्रो विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन। मतलब जैसे कि स्पर्म ने आके यहाँ पे, स्पर्म अगर अटैच हुआ है तो यहाँ से एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे स्पर्म की एंट्री इजी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पर्म एंट्री में हमने यही करना है कि कोन शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको फर्टिलाइजेशन कोन बनाएंगे, जो स्पर्म की एंट्री को इनिशिएट या स्पर्म की एंट्री में हेल्पफुल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैरियोगेमी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। अच्छा, ये चीज जो है कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस, आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में अल्टरनेट टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या है, कैरियोगेमी भी हो सकता है, एम्फीमिक्सिस भी हो सकता है। अब इसमें क्या देखो, स्पर्म एंटर हो चुका है, स्पर्म एंटर तक हमने कर लिया, स्पर्म एंटर हो चुका है ओवम के अंदर। अब जब स्पर्म एंटर होगा, आपको मैंने oogenesis में करवाया था कि जो oogenesis होता है वो कंप्लीट नहीं होता अनमैरिड फीमेल्स में,
जब तक स्पर्म इनिशिएट ना करे oogenesis कंप्लीट नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 2 पोलर बॉडीज, पहले जो ये पोलर बॉडी बनी यहाँ तक, यहाँ आके वो अरेस्टिंग फेज हो जाता है। जब स्पर्म इनिशिएट करेगा तो फिर से ये डिवाइड करेगा, एक बड़ा ओवम बनाएगा, एक पोलर बॉडी, और ये फर्दर डिवाइड होके पोलर बॉडी बनाएंगे। ये आफ्टर इनिशिएशन ऑफ स्पर्म है। अनमेरिड फीमेल्स में ये वाली डिवीजन नहीं होती, इसी स्टेज तक ओवम जो है वो लॉस्ट हो जाता है अनमेरिड फीमेल्स में। अब स्पर्म एंटर हो चुका है, स्पर्म आके ओवम को पहले इनिशिएट मतलब उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपनी पूरी माइटोटिक डिवीजन, या फिर हम बोल सकते हैं मियोसिस सेकंड और माइटोटिक डिवीजन इक्विवेलेंट होती हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे माइटोटिक भी बोल सकते हो या मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगी, एक हमारे पास कंप्लीट ओवम बनेगा, पोलर बॉडी जो है रिलीज होकर चली जाएगी और पोलर बॉडीज डिजेनरेट हो जाती हैं क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता ही नहीं है, वहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्म एंट्री पहले क्या करेगी, ओवम को इनिशिएट करेगी ताकि अपनी वो डिवीजन कंप्लीट करे। डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो ओवम का न्यूक्लियस है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन शो करेंगे। ठीक है, यही चीज हमने करनी है, कैरियोगेमी में और पोलर बॉडीज जो है रिलीज हो जाएंगी। और लास्ट स्टेप है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एग। अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो था यहाँ पे मिक्सिंग होके अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। इसमें स्पर्म का भी न्यूक्लियस है, इसमें ओवम का भी न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है। उसके बाद जो एग है, अभी इसको एग ही बोलेंगे या जाइगोट है, उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव करवाता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की एंट्री मेटाबॉलिकली एक्टिव कराता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक है, ताकि जो सेलुलर मतलब, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल सेल्ड जाइगोट है ना, इसी ने डिवाइड होके मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स बनाने हैं और इसने कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनाना है। तो वो जो फॉर्मेशन कौन करवाता है, स्पर्म एंट्री जो है वो इनिशिएट करवाती है, मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करवाती है, जिसकी वजह से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। ये फर्दर मैं आपको क्लीवेज में बताऊंगी, इसलिए मैं अभी उसकी डिटेल नहीं बता रही कि कितने सेल डिवीजन पहले होती है, फिर क्या वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, स्पर्म एंट्री जो है वो स्टिमुलेट करती है ओवम को। ठीक है, ये हो गया। अब ये डायग्राम पे हम आते हैं। ये देखो जो डायग्राम में बनाई है, ये सबसे बाहर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा, मैंने यहाँ लिखा है कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और ये हमारे पास ओवम या फिर न्यूक्लियस ऑफ द एग। स्पर्म ने आके ट्राई की, नहीं एंटर हो पाया, दूसरे ने ट्राई की, नहीं एंटर हो पाया, तीसरे ने ट्राई की, इसने रप्चरिंग कर ली पर एंटर नहीं हो पाया। उसके बाद अगले वाला स्पर्म जो है पूरा है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन से एंटर करता है। जब ये स्पर्म एंटर कर जाएगा तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हुए और ये जो लेयर है ये हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के बाद बाकी कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पर्म एंट्री होगी और फिर जाके इसको इनिशिएट करेगा, ये अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। ये डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगी, वहां से आप कर लेना। और ये था हमारे पास टॉपिक क्या, फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अब आप मुझे एक ऑब्जेक्टिव बताओगे कि जो ओवल्यूशन होती है, ओवरी से ओवर रिलीज होता है, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर रिलीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। और दूसरा क्वेश्चन मुझे बताना है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा हार्मोन करवाता है, और इनिशिएशन जब स्टार्ट होती है उस प्रोसेस को बोलते क्या, उस टर्म को एक पर्टिकुलर टर्म बोल है ना, उस टर्म का मुझे आपने नाम बताना है कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपने मुझे बताने हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर जरूर देना।